Hello guys, welcome back to my channel, and this is going to be the last part of the cost theory series. And in this video we are going to cover chapter application of operation, research and statistical tools in strategic decision making, that is study note 6 of SCM. So first we have is learning curve. What is learning curve? Basically this is the repetition of tasks, how we achieve efficiency over the time by repetitively परफॉर्मिंग का टास्क. जैसे अगर हम जैसे MNCs में भी काम करते हैं तो वहाँ पे हम जिस भी प्रोसेस में होते हैं तो एक रेपिटेटिव काम होता है. क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो क्योंकि हम उसको लर्न कर रहे होते हैं, हम काफ़ी धीरे उस काम को करते हैं, तब हमारा जो ग्राफ है वो काफ़ी स्टीप रहता है, लाइक ऐसे स्टीप चलता है हमारा ग्राफ. लेकिन जब हम उस काम को सीख जाते हैं तो हम ऐसे कंपैरेटिवली उसमें एफिशिएंट हो जाते हैं और उसको काफ़ी स्पीड से करने लगते हैं, तो हम उसमें एफिशिएंट हो जाते हैं. तो लर्निंग कर्व थ्योरी भी यही कहती है कि एक टास्क को रिपीटेटिवली करने से हम उसमें एफिशिएंट बनते हैं. तो बुक में देखते हैं क्या दिया हुआ है. लर्निंग कर्व थ्योरी इज़ कंसर्न्ड विद द आइडिया दैट व्हेन अ न्यू जॉब प्रोसेस और एक्टिविटी कमेंसेस for the first time, it is likely that the workforce involved will not achieve maximum efficiency immediately. कि जब हम किसी काम को करना शुरू करते हैं हम immediately तो जो efficiency है वो achieve करना शुरू नहीं करते, क्योंकि अभी तो हम उसके साथ go through ही कर रहे हैं. Next is repetition of task is likely to make the people more confident and knowledgeable and will eventually result in a more efficient and rapid operation. कि मतलब जब हम उसको repetitively टास्क को परफॉर्म करते जाते हैं तो हम उसके बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हमें उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हो जाती है कि कैसे हमें उस काम को करना है. उसको रैपिडली परफॉर्म करने लगते हैं और उसमें एफिशिएंट भी हो जाते हैं. तो इस पूरी लर्निंग कर्व थ्योरी में हमें यही दिया हुआ है कि कैसे हम जैसे रिपीटेटिव काम करने लगते हैं तो हमारा ग्राफ ऊपर जाने लगता है और हमारा जो टाइम पर यूनिट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है हर एक यूनिट के लिए जो हम जिस सक्सेशन में बना रहे हैं. नेक्स्ट है कि फेजेस कौन कौन से होते हैं लर्निंग कर्व में. इसमें 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं. तो सबसे पहले फेज़ में क्या होता है, यहाँ पे एक ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता है प्रोडक्शन रेट में until the maximum expected rate is reached and this phase is generally steep. ये फेज़ स्टीप होता है क्योंकि अभी हमने प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट की है. वहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन रेट है वो इंक्रीज़ होता है क्योंकि अभी हम काम में इन्वॉल्व हुए हैं और धीरे धीरे हम एफिशिएंसी अचीव कर रहे हैं. तो वहाँ से जो हमारा ग्राफ है वो थोड़ा अप जाना शुरू करता है. नेक्स्ट है सेकेंड फेज़ में जो क्या होता है, जो हमारा लर्निंग रेट है वो will gradually deteriorate because of the limitation of equipment. अब सेकेंड फेज़ में क्या हो जाएगा कि हम रिपीटेटिवली काम तो कर रहे हैं लेकिन अब हमारे पास जो हमारा इक्विपमेंट है उसकी लिमिट आ जाएगी कि हमारे पास वो लिमिटेड ही है. तो अब हम यहाँ पे कुछ अपना जो वो काम है वो नहीं कर पाएंगे, लाइक डेली यूसेज में उसको नहीं कर पाएंगे रिपीटेटिव टास्क को. तो यहाँ से जो हमारा ग्राफ है अब वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा. और थर्ड फेज़ में जो हमारा प्रोडक्शन रेट है वो डिक्रीज़ चला जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास जितनी भी डिमांड्स थी जो भी था वो तो हमने फुलफ़िल कर लिया. अब हमारे पास लिमिटेशन है इक्विपमेंट की, तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो हमारा अब ग्राफ है वो बिल्कुल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कम होनी शुरू हो जाएंगी. सो ये इसमें 3 फेजेस होते हैं. नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक ये वाला इक्वेशन. ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए. ये उसके लिए होता है कि हमें कितनी % एफिशिएंसी से हम काम कर रहे हैं वो निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है यूजेस ऑफ लर्निंग कर्व. ये भी एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है थ्योरी में 4 नंबर का क्वेश्चन कि कहाँ पे लर्निंग कर्व के यूजेस होते हैं. तो लर्निंग कर्व वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कॉस्ट रिड्यूस करने की. तो हम लर्निंग कर्व लगा के अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. और ये एक हमें एक बेसिस देता है करेक्ट स्टाफिंग का कि हम अपनी प्रोडक्शन लाइन को कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर सकें. नेक्स्ट इट एस्टेब्लिश बिड प्राइस फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स. एक बिड प्राइस इस्टेब्लिश करता है कैसे एडिशनल यूनिट्स, जैसे हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उसके अलावा कोई एडिशनल यूनिट नहीं लगती इसमें, क्योंकि एक टाइम पे लिमिटेशन आ जाती है इक्विपमेंट की और कॉस्ट बढ़ जाती है. तो एक इसमें एक कॉन्स्टेंट भी रहता है. तो ये सब थी बस इनका है, आपको एक बार रीड करना है बस.
बाकी तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो डेफिनेशन ही है। और लर्निंग कर्व का दूसरा नाम एक्सपीरियंस कर्व भी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार लर्निंग कर्व की जगह एग्ज़ाम में एक्सपीरियंस कर्व लिखा हुआ आ जाता है। बस अब तो इसके क्वेश्चंस ही हैं। देखते हैं व्हाट इज़ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग हमें क्या बताता है, एक टेक्निक है जिसमें जो हमें ये बताती है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज़ करना है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लीस्ट कॉस्ट एंड हाईएस्ट मार्जिन्स। तो दिस इज़ अ टेक्निक दैट स्पेसिफाई हाउ टू यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज or capacities of a business to obtain a particular objective such as least cost, highest margin or least time when those resources have alternative uses। जब उन resources के alternative uses हों तो उन्हें कैसे यूज़ करना है अपने objectives को अचीव करने के लिए। इसमें हम इक्वेशंस बनाते हैं कि पहले तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना कि हमारा जैसे मान लीजिए हमें एक मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना है तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जहाँ पे हम अपना प्रॉफिट्स को लिखेंगे। सेकंड होता है हमारा कॉन्स्टेंट सेट कि हमारे पास रिसोर्सेज कौन से हैं जो लिमिटेड है, हम वहाँ पे उनका इक्वेशन बनाते हैं। तो इसमें यही दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट इज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सेकंड पार्ट इज़ द कॉन्स्टेंट सेट जहाँ पे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट तो वही डेफिनेशन है जो हमने ऊपर डिस्कस की है। एंड फर्स्ट इसकी लिमिटेशन, सबसे पहले लिमिटेशन तो यही कि सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में यूज़ हो सकता है जहाँ पे हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, लाइक हमारे पास कोई एसडीज है, रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत लिमिटेड हैं। दूसरा इसकी लिमिटेशन ये है कि हमेशा ये फ्रैक्शनल वैल्यूड आंसर्स ही देता है। मल्टीपल गोल्स हों तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है काफ़ी। तो ये सब इसकी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्री में भी अप्लाई होता है जहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम्स और लॉसेस वगैरह होते हैं। मैनेजमेंट एप्लीकेशन जैसे पोर्टफोलियो में यूज़ होता है, प्रॉफिट प्लानिंग इन सब के लिए, ट्रैवलिंग सेल्समैन, मिसलेनियस एप्लीकेशंस जैसे कि एयरलाइन रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के लिए यूज़ होता है। ये सब बस एक बार रीड करना है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल, अर्बन डेवलपमेंट, इन सब के लिए भी यूज़ होता है। बस बाकी ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट में हमारे 4 मेथड्स हैं जिनसे हम इनको सॉल्व करते हैं। मोस्ट कॉमन जो मेथड है हमारा वो हंगेरियन मेथड है जो हम यूज़ कर रहे हैं, एंड बाकी ट्रांसपोर्टेशन मेथड भी आ जाता है। असाइनमेंट क्या है? ये भी एक लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है। जैसे हमने ऊपर देखा था कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव है हाईएस्ट मार्जिन एंड लीस्ट कॉस्ट, तो ये भी उसी से ही एसोसिएटेड है। यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जैसे कि हमें कोई भी हमारी बहुत सारी मशीन्स होती हैं प्रोडक्शन लाइन में, तो वर्कर्स को कैसे असाइन करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम, तो ये असाइनमेंट कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि हमें किन किन रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ पे असाइन करना है, ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द असाइनमेंट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज पीपल पोजेस वेरिंग एबिलिटीज़ फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब्स एंड देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग जॉब्स बाय डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट। तो दस इन अ असाइनमेंट प्रॉब्लम द क्वेश्चन इज़ हाउ द असाइनमेंट शुड बी मेड इन ऑर्डर दैट द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इज मिनिमाइज, कि हम कैसी चीज़ों का असाइनमेंट ऐसे करें कि जितनी भी हमारी कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो बस ये पूरे प्रॉब्लम होल एंड सोल इसी चीज़ को सेंटर रख के सोल्यूशन देता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप्स हैं, ये किसी यूज़ के नहीं है एग्ज़ाम पर्पस से, बस फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, एक बार आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। क्वेश्चन आता होगा तो ऑब्वियसली स्टेप्स भी पूछेंगे तो आप लिख ही देंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ओरिजिनली किसने डेवलप करा? F.L. हिचकॉक 1941 में, ये MCQ में आ सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम सेवरल रिसोर्सेज टू न्यूमरस लोकेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि मान लीजिए हमारा एक प्रोडक्शन वो है, हमारा एक इंडस्ट्री है, वहाँ से हमें डिफरेंट लोकेशंस पे चीज़ें भेजनी है, तो ये उन चीज़ों को सॉल्व करता है कि कैसे हम इन सब चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन को कैसे अलाइन कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट रीजन्स में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये हमारी जो डेस्टिनेशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई करेगा हमारी प्लांट कैपेसिटी के हिसाब से, कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम लगे। तो बस इसमें हमारा पूरा जो सेंटर है वो चीज़ों का यही है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन ऐसे अरेंज करना है कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम आए।
अब इसमें भी हमारे कुछ हैं वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एंड वोगल अप्रॉक्सीमेशन, जैसे हम वैम कहते हैं। तो जो वैम मेथड है उसके तो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, और जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसके आपको एक बार स्टेप्स पढ़ने होंगे, लाइक इसको एक बार समझना होगा कि है क्या। इससे थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार तो स्टेप्स पूछ लेते हैं या कई बार MCQ आ जाता है, और वैम के क्वेश्चंस सॉल्व करना, ये है वैम। तो जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं बुक्स में वो मोस्टली सब वैम से ही हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिम्युलेशन। सिम्युलेशन क्या है यहाँ पे, वैसे जो सिम्युलेशन है वो रियल वर्ल्ड में, लाइक रियल चीज़ों में लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है। तो बाकी ये सिमुलेशन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसको डिज़ाइन कर पाएँ, उसको प्लान कर पाएँ कि कैसे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबके साथ अलाइन होके हमें चीज़ों का एक रियल टाइम निकालना है। तो ये बस इसीलिए यूज़ होता है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को डिज़ाइन कर पाएँ, प्लान कर पाएँ और कंट्रोल कर पाएँ। सिमुलेशन सिर्फ इसीलिए यूज़ होता है। ये एक रियल थिंग है जो कि एक लिमिटेशन के साथ डील करती है, एक लिमिटेशन के साथ डील करती है। लाइक जैसे हम कोई भी, मान लीजिए हमने कोई बुक्स खरीदी या हमारा एक बिज़नेस है बुक्स को पब्लिश करने का, तो ये अब हम उसमें लगा सकते हैं कि भाई हमारे पास कौन से टाइम में कितनी बुक्स आ रही हैं या हमें कब ऑर्डर देना पड़ेगा। तो एक इस चीज़ के लिए मेथड है कि हमें कैसे चीज़ों को डिज़ाइन करना है आगे, या उनको प्लान कैसे कर सकते हैं कि हमें नए ऑर्डर्स कब प्लेस करने हैं। तो इन चीज़ों के लिए ये सिमुलेशन यूज़ होता है। कंप्यूटरिस्टिक सिचुएशन होती है। जैसे इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सिमुलेशन का कि टॉसिंग ऑफ अ बॉल इनटू द एयर। The ball can be said to simulate a missile, for instance, that is, by experimenting with throwing balls starting at different initial heights and initial velocity vectors. It can be said that we are simulating the trajectory of a missile. The kind of simulation is known as analog simulation, क्योंकि ये physical model पे हो रही है इसलिए। So this is simulation. नेक्स्ट इसमें मोस्टली जो आता है वो इसकी डेफिनेशन ही आती है, बाकी टाइप्स एक बार सिर्फ ये हेडिंग्स रीड करनी है, कभी आता नहीं है वैसे, बट नेवर नो, अगर पूछ लें तो एक बार आपको ही पढ़ना है मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। बस एक बार इसकी डेफिनेशन, एक अंडरस्टैंडिंग लेने की होता क्या है। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन क्या, एक प्रोबेबिलिटी सिमुलेशन है। जैसे कि हम स्टैटिक्स में करते थे कि प्रोबेबिलिटी बेसिस पे सब कुछ होता था, हम फोरकास्ट करते थे। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन वही होता है, फोरकास्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं, इसके क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वी हैव नेटवर्क एनालिसिस, CPM एंड PERT। अब ये टेक्निक भी किस लिए यूज़ होती है, किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए। जैसे वो सब तो मैन्युफैक्चरिंग के कंसर्न में चल रही थी, ये होता है किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए कि उसको प्लान या हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। ये उसके लिए एक डायग्राम बनाया जाता है, एक नेटवर्क बनाया जाता है कि कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म होगी और कैसे वो इंटर रिलेटेड है। तो इसीलिए ये यूज़ होता है। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है CPM एंड PERT में डिफरेंस, तो एक बार वो देखना है आपको। डेफिनेशन है जनरल नेम गिवन टू अ सर्टेन स्पेसिफिक टेक्निक विच कैन बी यूज्ड फॉर प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट। इट ऑफन एक्ट एज अ नेटवर्क मैनेजमेंट टूल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोजेक्ट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ होता है। इट ऑफर्स इंसाइट इनटू, ये एक ऑफ़र करता है इंसाइट इनटू कि क्या अकर हो रहा है हर क्रिटिकल पॉइंट पे नेटवर्क के। एफिशिएंट रिसोर्सेज यूज़ होते हैं उसमें। 2 क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजर्स के। नेक्स्ट ये डिफरेंस आपको एक बार रीड करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। PERT क्या होता है, एक टेक्निक है जो कि प्लानिंग, स्केड्यूलिंग और कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है, जिसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अनसर्टेन है। और CPM क्या है, एक टेक्निक है प्लानिंग, स्केड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोजेक्ट के लिए, अगेन जिसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अनसर्टेन नहीं है। और ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है PERT, लेकिन CPM डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। PERT इवेंट ओरिएंटेड सिस्टम है बट CPM एक्टिविटी ओरिएंटेड सिस्टम है। PERT डिफ्रेंशिएट नहीं करता क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को, लेकिन CPM में क्या है, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो दूसरी एक्टिविटी से डिफ्रेंशिएट होती हैं क्लियरली।
PERT उन प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जैसे मैन मटेरियल, मशीनरी। लेकिन CPM उन प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है जहाँ पे जो ओवरऑल कॉस्ट है वो प्राइमरली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है CPM के अंदर। जो PERT है वो रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है, लेकिन जो CPM है वो सिविल कंस्ट्रक्शंस के लिए सूटेबल है। तो इसमें तो आपको थ्योरी पर्सपेक्टिव से इतना ही फीजिबल है जो करना है, बाकी सब कुछ तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में उतना ही है, और बाकी आपको इसमें क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही है अच्छे से। एक क्रैशिंग वाला और एक अर्ली स्टार्ट एंड लेट स्टार्ट, एंड वन विद दिस जिसमें ये फार्मूला हो। ये भी आई गेस क्रैशिंग वाला ही क्वेश्चन है, तो आपको ये भी करना, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख लेते हैं इसमें कोई और कॉन्सेप्ट तो नहीं बचा। इफ़ नो वी आर डन विद द कॉस्ट, तो यहाँ पे हमारी पूरी कॉस्ट थ्योरी सीरीज़ ख़त्म होती है। दिस वाज द लास्ट पार्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, यू कैन पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको एक्चुअली ये सीरीज़ हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी मैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊँगी। और अगर आप चाहते कि मैं कोई और ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनाऊँ तो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। Thank you so much.